माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और जो भी आपने रूटीन बना रखा है उस रूटीन को आप लोग फॉलो करते होंगे। और एक और उम्मीद मैं रखता हूं कि जिस तरीके से यहाँ पर लेक्चर डिलीवर हो रहा है उसी शिद्दत के साथ आप लोग भी अपना लिखते होंगे, रिवाइज करते होंगे, याद करते होंगे। जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोग ये जो सीरीज चला रहे हैं 3 पार्ट में चला रहे हैं। एक पार्ट है जो कि लेक्चर आपको डिटेल में मिल रहा है, मतलब लाइन बाय लाइन आपको ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, कहीं से भी आपका नहीं छूटेगा। जब ये सारे चैप्टर हो जाएंगे तब आपको हर चैप्टर का VVI आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्टली एग्जाम में आ सकते हैं। और जब वो हो जाएगा उसके बाद सब चैप्टर को मिला के टॉप 100 क्वेश्चंस। तो ये प्लानिंग है हमारी। उसके दौरान हम लोग कहां पहुंच चुके हैं, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जो कि आपका चैप्टर 5 है। तो जो आज देख रहे हैं मैं चाहूंगा कि आप इस लेक्चर को छोड़ के जो आपका चैप्टर 1 से स्टार्ट हो रखा है वहां से देखने की शुरुआत कीजिए, ठीक है। या फिर 2 शेड्यूल रखिए, एक पीछे से कवर करने वाला और एक जो अभी चल रहा है। इससे क्या होगा कि आप साथ में बने रहिएगा। तो चलो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड का पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। चलो शुरू करने से पहले हमेशा मैं पूछता हूं ऑथर का नाम। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड का जो ऑथर हैं उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करेंगे। चलो तो आज हम लोग पार्ट 4 में क्या करने वाले हैं, पॉइंट 7, पॉइंट 8 और पॉइंट 9 खत्म करेंगे। पॉइंट 7 का क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंट 7 का क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन ओवरऑल हम इस चैप्टर में 61 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये आपका 62वां क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टोन ऑफ द स्पीकर, जो स्पीकर हैं उनका टोन क्या है, किस चीज में टोन की बात हो रही है। तो इन दिस ओपनिंग क्वेश्चन एंड रिस्पॉन्स, इन दिस ओपनिंग क्वेश्चन क्या है, ये देखो क्या लिखा है, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर। तो आप यहां पर बताओ कि जो यहां पर क्वेश्चन है, एक मिनट, तो आप यहां पर मुझे बताओ कि जो ये हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर है, तो यहां तो आप आसानी से समझ जाओगे, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इसी क्वेश्चन की ये बात कर रहे हैं। और इसके बाद इन्होंने आंसर भी दिया है, द आंसर इज इजी, यही हो गया आपका रिस्पांस। तो कह रहे हैं कि इस लाइन में जो इन्होंने क्वेश्चन किया है और जो इसका उत्तर दिया है इसका टोन कैसा है। ऑप्शन ए अनसर्टेन एंड स्पेकुलेटिव है, अनिश्चित और काल्पनिक है। ऑप्शन बी कॉन्फिडेंट एंड आयरनिक है, कॉन्फिडेंट मतलब अपने आप में पूरा विश्वास होना, आयरनिक मतलब व्यंग्यात्मक। ऑप्शन सी चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक है, चीयरफुल मतलब खुशी का भाव होना, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी होना। तो क्या ऐसा टोन आपको देखने को मिल रहा है। कंफ्यूज्ड एंड डिसमिसिव, कि वो भ्रमित हैं और डिसमिसिव हैं, चीजों को डिसमिस करने वाले हैं। तो ये कैसा टोन आपको दिख रहा है। तो आप लाइन देखो क्या लिखा है, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड वन अनदर। कह रहे हैं कि जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो सभ्यता है, उसने एक दूसरे के प्रति दोस्ती का भाव होना सिखाया है, ये क्वेश्चन है। तो कहते हैं कि आंसर तो बड़ा ही आसान है, मतलब कि टोन उन्होंने क्या मारा है कि आंसर तो बड़ा आसान है। अब इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा है, वो आंसर बड़ा आसान है में 2 चीज हो सकती है कि हाँ एक दूसरे के प्रति दोस्ताना वाला भाव है, या फिर आंसर आसान ये भी हो सकता है कि कहाँ एक दूसरे के प्रति दोस्ताना वाला भाव है। एक दूसरे के प्रति तो आदमी जलता ही रहता है, एक दूसरे के प्रति तो आदमी घृणा ही करता रहता है, एक दूसरे की तो डांट खींचते रहते हैं। तो ये तरीके से व्यंग यहाँ पर कस रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट है और क्या है, आयरनिक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 62 क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। What contrast is the speaker making here? अब यहां पर आपको मतलब समझना होगा कॉन्ट्रास्ट का। कॉन्ट्रास्ट का क्या मतलब होता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है एक दूसरे के विपरीत भाव प्रकट करवाना। तो यहां पर इस ये जो लाइन लिखा हुआ है, यहां पर किस 2 विपरीत चीजों की बात हो रही है। तो यहां पे कह रहे हैं कि व्हाट कॉन्ट्रास्ट इज द स्पीकर मेकिंग हियर, यहां पर किस 2 विपरीत चीजों के बारे में यहां पर लेखक बता रहे हैं। ऑप्शन ए between American and English species, between birds and mammals, between animal cruelty and human care within their groups, between young and old members of society। तो आप देखो यहाँ पे ऑप्शन ए में क्या कह रहे हैं, बिटवीन अमेरिकन एंड इंग्लिश स्पीसीज। कह रहे हैं कि जो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है, जो एक दूसरे के प्रति विपरीत दिखाया गया है, क्या वो जो इंग्लैंड में जो जीव जंतु रहते हैं और अमेरिका में रहते हैं वो दिखाया गया है। बिटवीन बर्ड्स एंड मैमल्स, जो चिड़िया हैं और जो स्तनधारी जो जानवर हैं उनकी बात की जा रही है, उनके विपरीत भाव की बात हो रही है। बिटवीन एनिमल क्रूएलिटी एंड ह्यूमन केयर विद इन देयर ग्रुप्स, जो
एनिमल्स हैं और जो ह्यूमन हैं उनके बीच का जो विपरीत भाव है वो प्रकट किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि एनिमल का जो अत्याचार करने का जो भाव है और जो ह्यूमन का एक दूसरे के प्रति ध्यान देने वाला भाव है अपने समूह में, कि जो अपने समूह में जो मानव हैं एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, वहीं पे जो एनिमल हैं अपने ही समूह में लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे के प्रति अत्याचार करते हैं। जैसे आप लोग गली में आप कभी डॉग्स को देखना, अगर उनको कुछ खाने के लिए कुछ मिल गया तो वो डॉग जो है वो अपने ही बेटे को काटने मारने लगता है। जो मदर है वो अपने ही जो बाल बच्चे हैं उसको मारने लगती है, काटने लगती है, लड़ने लगते हैं। तो लेकिन इंसान ऐसा नहीं करता है। कभी भी माँ अपने बेटे को कभी उसके ऊपर अत्याचार नहीं कर सकती है। अपने समूह में वो हमेशा एक दूसरे का क्या रखते हैं, ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे दो विपरीत चीजें हो गई कि जो जानवर हैं वो अपने समूह में अत्याचार करते हैं, वही जो मानव हैं अपने समूह में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। क्या इसकी बात इसमें की है लेखक ने? ऑप्शन डी, बिटवीन यंग एंड ओल्ड मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, या जो समाज है उसमें जो नौजवान लोग हैं और जो बूढ़े लोग हैं उनका जो विपरीत जो इनकी चीजें हो सकती हैं उसकी बात हो रही है। तो आप लाइन को देखो क्या लिखा हुआ है, रोबिन्स द इंग्लिश नॉट द अमेरिकन स्पीसीज पेग एन एल्डरली रोबिन टू डेथ whereas men give an elderly man an old age pension। कह रहे हैं कि एक रोबिन चिड़िया है, वो अपने से जो बूढ़ी जो चिड़िया होती है उसको वो ठोकर मार मार के उसको मार देता है। वहीं अगर आदमी को देखा जाए तो वो अपने बुजुर्ग को अपने घर पे रखता है, उनका सेवा सत्कार करता है। तो यहाँ पर यही कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है कि जो जानवर होते हैं वो अपने समूह में क्रूअल होते हैं, जो कि ह्यूमन है जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट डज विदिन द हर्ड रेफर टू इन दिस कॉन्टेक्स्ट। कह रहे हैं कि ये संदर्भ में, जैसे ये लाइन लिखा गया है, इसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो विदिन द हर्ड का क्या मतलब है। हर्ड किसको बोलते हैं? आपने कलेक्टिव नाउन में पढ़ा होगा, ए ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स इज कॉल्ड हर्ड, मतलब एक समूह को दिखाता है। तो यहाँ पर विदिन द हर्ड मतलब अपने समूह में, ये यहाँ पर बात हो रही है। वाइल्ड एनिमल्स की बात हो रही है, फॉरेनर्स की बात हो रही है, वंस ओन कम्युनिटी और सोशल ग्रुप की बात हो रही है, माइग्रेटिंग स्पीसीज की बात हो रही है, क्या जंगली जानवर की बात हो रही है, क्या फॉरेनर्स की बात हो रही है, फॉरेनर्स मतलब विदेशी लोग, वंस ओन कम्युनिटी और सोशल ग्रुप, क्या या फिर किसी के समुदाय और एक सामाजिक समूह की बात हो रही है, माइग्रेटिंग स्पीसीज या फिर जो जीव जंतु जो प्रजाति जो है वो एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करती है उसकी बात हो रही है। तो विद इन द हर्ड मतलब एक समूह, मतलब एक जो सामाजिक जो समूह है या फिर समुदाय है उसके अंदर क्या होता है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65, What point is the speaker making here? कहते हैं कि यहाँ पर स्पीकर हमें कौन सा पॉइंट जो है वो बताना चाह रहे हैं। लाइन देखो, but in our attitude towards those outside the herd, यहाँ से ये हमें क्या पॉइंट बताना चाह रहे हैं। ऑप्शन ए, that humans treat outsiders better than animals do, that humans are always kind regardless of group, that hostility remains toward those not in our group, that humans are more welcoming than animals। तो कह रहे हैं कि इस लाइन से बट इन आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड द हर्ड, कह रहे हैं कि हमारा जो ये रवैया होता है, जैसे हमारे समूह के बाहर की बात हो रही है तो हम कैसे हो जाते हैं, दुश्मन वाला भाव प्रकट करने लगते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग भले ही हम ये मानव समाज हमने बनाया हुआ है, लेकिन आपका एक परिवार है, आपके परिवार से बाहर किसी की बात होती है तो एक तरीके से वो उसके हित में बात नहीं होती है, आपके हित में बात होती है। एक साधारण सा समझो कि जैसे ही आप कुछ करते हो तो घर में क्या कहा जाता है, तुम अपना देखो ना, दूसरों को क्या देख रहे हो। दूसरे कौन हो गए? वही आपके आस पड़ोस के आदमी। लेकिन वही जब पूरे गांव की बात हो जाएगी तो गांव वाले अपने हो जाएंगे, दूसरे गांव वाले पराये हो जाएंगे। तो ये समुदाय या फिर समूह बढ़ता जाता है। जिस समूह की बात करोगे उसके अंदर जो चीजें होंगी वो आपके दोस्ताना वाला भाव होगा, और उस समूह से बाहर जाओगे तो दुश्मन वाला भाव हम लोग प्रकट करने लगते हैं, जैसा कि अभी मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पर ये बात हमें समझाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिखा हुआ है दैट हॉस्टिलिटी रिमेन्स टुवर्ड दोज नॉट इन आवर ग्रुप, जो हमारे समाज में हमारे समूह में नहीं रहते हैं उनके प्रति हमारा दुश्मनी वाला जो भाव है वो अंदर ही अंदर रहता है। क्वेश्चन नंबर 66, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, स्पीकर के हिसाब से व्हाट इफेक्ट हैव मोरलिस्ट्स एंड रिलीजियस टीचर्स हैड।
They have made society completely peaceful. They have eliminated aggressive emotions. They have had limited success in curbing aggression. They have made people more violent. यानी कि स्पीकर के हिसाब से what effect have moralist and religious teachers had, यानी कि जो मोरलिस्ट रहे हैं, जो नैतिकता की बात करते हैं, जो धार्मिक जो शिक्षक हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ा है, what effect have, क्या प्रभाव पड़ा है। ऑप्शन ए, दे हैव मेड सोसाइटी कंप्लीटली पीसफुल। उन लोगों ने मतलब मोरलिस्ट और रिलीजियस टीचर्स ने जो समाज है उसको काफी शांतिमय बना दिया है। दे हैव एलिमिनेटेड अग्रेसिव इमोशंस, जितने भी आक्रामक वाले जो भाव हैं उसको हमारे चरित्र से बाहर निकलवा दिया है। दे हैव हैड लिमिटेड सक्सेस इन कर्बिंग अग्रेशन, जो हमारा जो आक्रामक वाला भाव है उस पर नियंत्रण पाने में बहुत ही कम सफलता मिली है। They have made people more violent, उन लोगों ने लोगों को काफी हिंसक बना दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि they have had limited success in curbing aggression। क्वेश्चन नंबर 67, what is implied about human intelligence here? यानी कि इस लाइन में जो human intelligence है इसके बारे में क्या पता चल रहा है। क्या लिखा है लाइन? and our intelligence enables us to give them a scope which is denied to even the most savage beast. Option A, it helps humans overcome aggression. It makes humans peaceful. It amplifies the impact of human aggression. It has no effect on behavior. तो यहाँ पर ये लाइन में बोला गया है कि our intelligence enables us to give them a scope which is denied to even the most savage beast. यानी कि हमारा जो इंटेलिजेंस है कभी-कभी जो एकदम खतरनाक जानवर होते हैं ना उससे भी हम खतरनाक बन जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारी जो बुद्धि है वो हमें कभी-कभी हमारे अंदर जो आक्रामक वाला भाव जो है वो उसको बढ़ा देता है। कभी आप देखना कि एक दोस्त के प्रति या फिर आपके घर पे किसी ने कुछ कर दिया हो तो हम लोग कितने अग्रेसिव हो जाते हैं, कितने आक्रामक हो जाते हैं, एक दूसरे को मारने तक आ जाते हैं। आपने कई ऐसे न्यूज़ आपने देखा होगा कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और पीसेस बाय पीसेस में काट कर उसको बॉक्स वगैरह में कहीं फेंका हुआ है। जानवर ऐसा कभी करते हैं? हम इंसान ऐसा करते हैं। तो यही कह रहे हैं कि हमारे अंदर कभी-कभी क्या हो जाता है, आक्रामक वाले भाव को बढ़ा दिया जाता है। तो इस 4 ऑप्शन में देखते हैं कौन सा होगा। इट हेल्प्स ह्यूमंस ओवरकम अग्रेशन, यहाँ से हमें पता चलता है ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है, हमारे जो मानव की जो बुद्धि है वो आक्रामक वाले भाव से हमें छुटकारा देता है। क्या इस लाइन से ये पता चला? इट मेक्स ह्यूमंस पीसफुल, कि हमारा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, मानव की बुद्धि, इसे हम मानव को शांतिमय बनाता है, पीसफुल रखता है। इट एम्प्लीफाइज द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन अग्रेशन, ये जो ह्यूमन जो अग्रेशन है, जो मानव का जो आक्रामक वाला भाव है, इसको क्या करता है? एम्प्लीफाई करता है, बढ़ा देता है उसके असर को। जो मानव का जो आक्रामक वाला भाव है उसके असर को क्या बढ़ा देता और बढ़ा देता है। इट हैज नो इफेक्ट ऑन बिहेवियर, कोई उसके व्यवहार पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इट एम्प्लीफाइज द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन अग्रेशन। नंबर 68, हाउ ऑप्टिमिस्टिक इज द स्पीकर अबाउट द फ्यूचर इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन एटीट्यूड। कह रहे हैं कि जो स्पीकर है वो किस तरीके से ऑप्टिमिस्टिक है, किसके बारे में? भविष्य में सुधार होगा ह्यूमन एटीट्यूड में, मानव का जो रवैया है उसमें कुछ सुधार होगा, उसके लिए वो किस तरीके से ऑप्टिमिस्टिक है। तो लाइन पढ़ेंगे, क्या लिखा है? इट मे बी होप्ड दो नॉट वेरी कॉन्फिडेंटली, कह रहे हैं कि ये आशा किया जा सकता है, उतना मतलब पूर्ण विश्वास नहीं है, दैट द मोर ह्यूमन एटीट्यूड, कि आने वाले समय में जो ह्यूमन एटीट्यूड है, जो मानव का जो एक चरित्र होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति भाईचारे का भाव, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव, ये आने वाले टाइम में आएगा। मतलब ये ऑप्टिमिस्टिक अपना बिहेवियर यहाँ पर शो कर रहे हैं। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है इसमें। ऑप्शन ए, इट हेल्प्स ह्यूमंस ओवरकम अग्रेशन, इट मेक्स ह्यूमंस पीसफुल, इट एम्प्लीफाइज द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन अग्रेशन, डी, इट हैज नो इफेक्ट ऑन बिहेवियर। तो इन चारों ऑप्शन में से कोई सा भी नहीं है। ये पिछले वाला जो क्वेश्चन है ना, ये गलती से ये पूरा यहीं पर टाइप कर दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो यहां से लिख लेना, दैट द मोर ह्यूमन एटीट्यूड विद इन टाइम कम टू प्रिवेल। तो 68 का जो आंसर है मैं लिख देता हूं, आंसर दैट द मोर ह्यूमन will
in time come to prevail। ये कर देना इसका आंसर, ठीक है। तो इस ऑप्शन को इग्नोर करना। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट डज द फ्रेज नॉट वेरी प्रोपिशियस सजेस्ट अबाउट द करंट स्टेट ऑफ थिंग्स। कह रहे हैं कि हाल करंट स्टेट ऑफ थिंग का मतलब जो आजकल जो चीजें हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो ये नॉट वेरी प्रोपिशियस का क्या मतलब है। थिंग्स आर गोइंग वेल, द फ्यूचर लुक्स ब्राइट, साइंस आर नॉट फेवरेबल, कंडीशंस आर आइडियल्स। ये जो चीजें हैं वो ठीक से जा रही हैं, अभी जैसे समाज में जो चीज हो रहा है ठीक हो रहा है। द फ्यूचर लुक्स ब्राइट, जो भविष्य है काफी उज्जवल दिख रहा है। साइंस आर नॉट फेवरेबल, जो हमें संकेत मिल रहे हैं जो वो फेवरेबल नहीं है, मतलब कि भविष्य के हिसाब से जैसा होना चाहिए वो वैसा नहीं संकेत मिल रहा है। कंडीशंस आर आइडियल, जो स्थिति है वो काफी आइडियल है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा साइंस आर नॉट फेवरेबल। जो हमें संकेत मिल रहे हैं आजकल, इससे यही पता चल रहा है कि भविष्य जो है हमारा कैसा है, ठीक नहीं है। पैराग्राफ 8 से संबंधित क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज द स्पीकर आस्किंग द रीडर्स टू डू। कह रहे हैं कि स्पीकर जो है हमें पढ़ने वाले को क्या कह रहे हैं करने के लिए। Forget about past ideas, study animals to understand mankind, focus only on scientific discoveries. Option D, consider various factors when evaluating helpful ideas। कहते हैं कि हमें पास्ट के आइडियाज को भूल जाना चाहिए, हमें जानवर को पढ़ना चाहिए ताकि हम मानवता को समझ पाएं, हमें फोकस करना चाहिए सिर्फ वैज्ञानिक जो खोज हुए हैं उस पे, या हमें बहुत सारे फैक्टर्स पे हमें आकलन करना चाहिए जिसने हमें हमारे मानव जीवन को अच्छा बनाया है, मदद किया है। यानी कि जब हम लोग हेल्पफुल आइडियाज की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, तो जब हम आइडिया को ले रहे हैं कि कौन से वो आइडियाज हैं, कौन से ऐसे विचार हैं जिसने मदद किया है, तो उस वक्त हमें बहुत सारे फैक्टर्स का आकलन करना पड़ेगा, ना कि किसी एक के ऊपर हम लोग कह सकते हैं कि इसी ने मानव जीवन में मदद किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज द स्पीकर अबाउट टू डू इन दिस सेंटेंस। यानी कि इस सेंटेंस में वो क्या करने वाले हैं। रिजेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ आइडियाज, क्लासिफाई द टाइप्स ऑफ आइडियाज दे विल डिस्कस, ऑफर पर्सनल ओपिनियंस, एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ ऑल आइडियाज। तो इससे पता चल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं कि जितने भी आइडियाज डिस्कस किए उसको उन्होंने क्लासिफाई किया है, उसको बांटा है उन्होंने। क्लासिफाई करना मतलब उसको अलग अलग समूह में बांट देना। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट आर द टू कैटेगरीज ऑफ आइडियाज मेंशन्ड। यानी कि जो आइडियाज अभी बताई गई हैं उसको दो समूह में लेखक ने बांटा है। वो कौन सा है, साइंस एंड आर्ट में बांटा है, फिलोसफी एंड रिलीजन में बांटा है, नॉलेज और टेक्निक एंड मोरल्स और पॉलिटिक्स में बांटा है, एजुकेशन एंड गवर्नेंस में बांटा है। तो राइट आंसर हो जाएगा, दो पार्ट में बांटा है आपके आइडियाज को, एक नॉलेज के आधार पे, टेक्निक के आधार पे, और एक मोरल्स और पॉलिटिक्स के आधार पे। आप देखो कि कहीं पे भी दो चीजों से ही तो हमारी पूरी सृष्टि चल रही है, या तो आप ज्ञान और टेक्नोलॉजी के सहारे, या फिर जो आपका मोरल्स है, जो नैतिकता है। आप जितना पैसे कमाने के लिए जो चीज आप करते हो वो सारा चीज क्या है, आपका नॉलेज के दम पे है। लेकिन अब उस नॉलेज को किस तरीके से जीवन में उतारना है, एक दूसरे के प्रति जो है भाईचारे का भाव रखना है। आप देखोगे कि किसी से भी बात करते वक्त विनम्रता वाला जो भाव है वो प्रकट होना चाहिए। तो ये सारी चीज कौन सिखाता है, हमें आदर करना चाहिए, हमें पूजा पाठ करना चाहिए, हमें मेडिटेशन करना चाहिए, हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। ये सब जो चीजें हैं ये आपके मोरल्स में आती हैं और पॉलिटिक्स में आती हैं। तो यही कह रहे हैं कि जो जितना कुछ भी हमने आइडियाज रखे उसको दो भागों में हम बांट सकते हैं, एक नॉलेज और टेक्निक में और एक मोरल्स और पॉलिटिक्स में। इसमें काफी बड़ा हम लोग इसमें डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन हम टॉपिक से हट जाएंगे। बस इतना समझो कि इस सृष्टि में जो भी मानव जीवन में मदद किया है, दो चीजों में उसको बांटा गया है, एक ज्ञान और टेक्निक में, टेक्नोलॉजी वगैरह, और एक जिसमें आपको नैतिकता वाली चीजें बताई जाती हैं, समाज शांतिपूर्वक चल पाए उसकी बात होती है। अब देखो जितना भी पॉलिटिक्स है, जितना भी मतलब आपका
राजनेता वगैरह सब हैं, कहीं ना कहीं संविधान को मानते हैं, संविधान को मानते हुए पूरे देश को चला रहे हैं, शांतिपूर्वक चला रहे हैं। मोरल्स जो आपके धर्म है वो आपको नैतिकता का ज्ञान देता है। तो आप देखो कि एक ये चीज है जो कि समाज में आया और सब लोग शांतिपूर्वक रह रहे हैं। और नॉलेज आया, टेक्नोलॉजी आई है तो हमारे लाइफ को बड़ा ही सुगम बना दिया है। टेक्नोलॉजी का ही देन है कि क्लास बंद है फिर भी हम लोग ऑनलाइन के थ्रू हम लोग मिल रहे हैं, अपना क्लास कर रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट डज द स्पीकर प्लान टू डू नेक्स्ट? जो स्पीकर हैं आगे क्या योजना बना रहे हैं? स्टार्ट विद डिस्कसिंग मोरल एंड पॉलिटिकल आइडियाज, डिस्कस बोथ टाइप्स ऑफ आइडियाज इक्वली, अवॉइड डिस्कसिंग आइदर कैटेगरी इन डेप्थ, बिगिन बाय फोकसिंग ऑन आइडियाज रिलेटेड टू नॉलेज एंड टेक्निक। तो ये कह रहे हैं कि कहां से स्टार्ट कर रहे हैं। दो उन्होंने बताया ना, एक बताया कि जो नॉलेज और टेक्निक के हिसाब से हमारी सृष्टि बदली है और एक मोरल और पॉलिटिक्स के हिसाब से। तो इन्होंने शुरुआत किससे किया है? तो शुरुआत इन्होंने किया है तो क्या लिखा है, आई विल ट्रीट फर्स्ट दोस दैट हैव टू डू विद नॉलेज एंड टेक्निक, मतलब नॉलेज एंड टेक्निक से इन्होंने शुरुआत की है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पैराग्राफ 9 का क्वेश्चन नंबर 1 और ओवरऑल देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट डज बिफोर द डॉन ऑफ हिस्ट्री रेफर टू? यानी कि इसका क्या मतलब है? बिफोर द डॉन ऑफ हिस्ट्री, डॉन का मतलब होता है शुरुआत करना, ठीक है। The modern scientific era, a time when humans had written records, the prehistoric और pre-written record era, the industrial revolution। तो कह रहे हैं कि जब इतिहास की शुरुआत हुई थी, तो इतिहास की शुरुआत कब से हुई थी उसी के संदर्भ में ये पूछा जा रहा है। द मॉडर्न साइंटिफिक एरा, क्या इसका ये मतलब है कि जो आधुनिकता और ये जो वैज्ञानिक वाला जो युग है, इससे इसका मतलब है ए टाइम व्हेन ह्यूमंस हैड रिटन रिकॉर्ड्स, उस समय की बात हो रही है जब ह्यूमन जो है उनके पास लिखा हुआ रिकॉर्ड था, मतलब लिखी हुई चीजों को उन्होंने संदर्भ करके रखा हुआ था। द प्री हिस्टोरिक और प्री रिटन रिकॉर्ड एरा, कह रहे हैं कि क्या उससे भी पहले की बात हो रही है, मतलब प्री हिस्टोरिक बिल्कुल ही इतिहास जहां से पढ़ा गया देखा गया उससे पहले, या फिर उस युग की बात हो रही है जहां पे बिल्कुल लिखना ही नहीं आता था, वहां पर लोग लिखते ही नहीं थे। क्या बिफोर द डॉन ऑफ हिस्ट्री इससे संबंधित है। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो औद्योगिक जो क्रांति आई उससे मतलब है इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा द प्री हिस्टोरिक और प्री रिटन रिकॉर्ड एरा, बिल्कुल इतिहास का जब शुरुआत भी नहीं हुआ था उससे पहले, लिखा है ना बिफोर द डॉन ऑफ हिस्ट्री। तो बिफोर द डॉन ऑफ हिस्ट्री मतलब क्या, हमारे हिस्ट्री कब से आया, जब खुदाई वगैरह करते करते कुछ मिल गया और फिर कुछ लिखा हुआ चीज मिला उसमें, तो उस वक्त से हम लोग देख रहे हैं कि इतिहास की चीजों को हमने समझने की शुरुआत ज्यादा की जब लिखा हुआ चीज हमें मिलने लग गया। तो यही कह रहे हैं कि इसका यही मतलब है कि द प्री हिस्टोरिक और प्री रिटन रिकॉर्ड एरा। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज द स्पीकर्स व्यू ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज? Option A, it began suddenly with a major invention. Its exact starting point is known. It was taught by early schools. It likely developed slowly over time. तो कह रहे हैं कि जो भाषा की जो शुरुआत की बात हुई है इसके लिए उनका क्या व्यू है, उनका क्या मत है? तो यही मत है कि जो भाषा है it likely developed slowly over time, कि समय के साथ धीरे धीरे वो आगे बढ़ी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। Question number 76. According to the speaker, what was the main role of language in early human development? कह रहे हैं कि स्पीकर के हिसाब से जो लैंग्वेज है उसका क्या रोल रहा है मानव के विकास में? Helping humans express emotions, enabling art and culture, preserving and transmitting knowledge, allowing animals to evolve into humans. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो आपका लैंग्वेज है उसने मदद किया है आपके ज्ञान को बचा कर रखने में और ज्ञान को फैलाने में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सो थैंक यू वेरी मच क्लास को अटेंड करने के लिए। कहीं भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट कीजिए, उस कमेंट को देखते हुए पक्का है कि सुधार किया जाएगा और जो आप कुछ राय सलाह देते हो उसको सीरियसली यहाँ पर लिया जाता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, गुड नाइट।